अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मौला बख्श कोडिंग वाला है और मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। नाज़रीन, आप सबको पता है कि हम इंटरव्यू करते रहते हैं। हमारे साथ बहुत अच्छे स्पेशल गेस्ट आते रहते हैं जो अपनी लाइफ जर्नी के बारे में किसी मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में हमारे साथ बातचीत करते हैं। आज भी हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। मेरे ऐसे समझो टीचर भी हैं, दोस्त भी हैं, रेहान कॉलेज के फैसिलिटेटर हैं सलाउद्दीन भाई। तो आए तो उनके बारे में जानते हैं, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाउद्दीन भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सलाह भाई, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के हमें टाइम दिया। और आप हमारे देखने वाली नाजरीन को जो है अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाएं। ओके, सो मौला बख्श, आपका भी शुक्रिया कि आपने जो है वो मुझे इस काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं इस वक्त। सो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सलाउद्दीन है, और जो रेहान फाउंडेशन की तरफ से मुझे वाला मिला वो यूट्यूब वाला का मिला। और मैं करंटली इस वक्त रेहान कॉलेज में एज अ फैसिलिटेटर और एज अ असिस्टेंट ऑफ सर मोहसिन राठौर वर्क कर रहा हूँ। और मैं इस वक्त लेवल टू में हूँ, और मैंने डिफरेंट जगहों पर इंटर्नशिप्स कर चुका हूँ, और अपनी एजेंसी भी रन कर चुका हूँ जो कि काफ़ी छोटी सी थी, लेकिन उसका रेवेन्यू वगैरह सही जनरेट होता था। सो यही मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जी, बिल्कुल सलाउद्दीन भाई, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया आपने। अच्छा, आपने बताया कि आप जो है रेहान कॉलेज में आपको 2 साल हो गए हैं, और स्कूल में सॉरी, और लेवल टू के आप स्टूडेंट हैं। जैसे कि बहुत से वाला वाली होते हैं, आपने यूट्यूब वाला ही क्यों चूज किया? अच्छा, यूट्यूब वाले जो मैंने अपने नाम के साथ लगाया उसके पीछे मौला बख्श एक काफ़ी बड़ी कहानी थी। और वो ये थी कि सबसे पहले जब हम यहाँ पर आए थे ना, तो हमारे नाम के साथ सोलर वाला लगा हुआ था, किसी के नाम के साथ, किसी के नाम के साथ एनर्जी वाला, किसी के नाम के साथ कुछ, किसी के नाम के साथ कुछ लगा हुआ था। सो सर रेहान ने ये कहा कि जिसके 50 इंटरव्यूज़ हो जाएँगे, तो अब हम उसके नाम वाला जो है वो चेंज कर देंगे और मज़ीद अच्छा लगाएँगे, जैसे कि यूट्यूब वाला, फाइवर वाला, कोडिंग वाला, इस तरीके से। सो फिर सर रेहान ने जो है वो कहा 50 इंटरव्यूज़ का, और सर रेहान ने फिर उसके बाद बच्चों से कहा कि आप जो है वो फिर आकर मुझसे मीटअप भी कर सकते हैं। सो जब मीटअप की बात आई तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, और जिस दिन हमने मीटअप करने जाना था सर रेहान से, तीसरी मुलाकात थी वो सर रेहान से, लेकिन जब हमने जाना था तो मुझे पता चला कि मेरे से 47 इंटरव्यूज़ हुए हैं, और जाने में टाइम काफ़ी कम था। उस टाइम पे सर अल्ताफ़ थे, तो सर अल्ताफ़ ने कहा कि सर रेहान ने तुम्हें बुलाया है स्पेशली कि सलाउद्दीन को लेकर आना। सो फिर मैं वहाँ पर गया, और फिर मेरे नाम के साथ जो है वो वाला वाली जब चेंज होने का वक़्त आया, जब हमें ट्रॉफ़ी भी मिली थी 50 इंटरव्यूज़ की, तो उसके बाद मैंने अपने नाम के साथ यूट्यूब वाला लगाया था। और पहले मेरे नाम के साथ सोलर वाला था। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त सलाउद्दीन भाई, आपने सही बताया। अच्छा सलाउद्दीन भाई, आपको जो है रेहान स्कूल के ज्वाइन करने के बारे में कैसे पता चला? और 2 साल पहले वाले सलाउद्दीन में और आज वाले सलाउद्दीन में क्या डिफरेंस है? ओके, सो मौलाना बख्श, देखें, सबसे पहले मैं आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन का रिप्लाई देता हूँ कि मुझे यहाँ का पता कैसे चला। बेसिकली अगर मुझसे पूछा जाए, तो शायद अगर मेरी मम्मा को पता नहीं चलता रेहान स्कूल के बारे में, तो अभी तक के भी मुझे रेहान स्कूल का नहीं पता होता। क्योंकि मैं मतलब ट्रेडिशनल स्कूल्स में मैंने अपनी तालीम हासिल करी है, और मतलब फिर आपको पता है कि वहाँ के बच्चे जो हैं वो कैसे होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब पढ़ाई वगैरह होती है, और अगर मोबाइल वगैरह भी यूज़ करते हैं, तो वो सिर्फ़ यूट्यूब या इंस्टाग्राम ही यूज़ करते हैं, और वो भी अपने दिल को खुशी देने के लिए, रील्स देखने के लिए। सो मेरी मम्मा को पता चला था, और उसके बाद मम्मा ने यहाँ पर आके विज़िट करा था। ये स्कूल काफ़ी अंदर होने के साथ-साथ उस टाइम पर मतलब काफ़ी पॉपुलर नहीं हुआ था, तो लोगों को इस जगह के बारे में नहीं पता था। अभी तो आप कहीं से भी यहाँ पर खड़े होके किसी से पूछते हैं रेहान स्कूल कहाँ है, तो वो आसानी से आपको बता देता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था जब नया-नया स्कूल खुला था, और पहले इस स्कूल का नाम था द सिटी ऑफ नॉलेज।
और उस स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते थे, तो मम्मा को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी इस जगह को ढूँढने में। और उसके बाद फिर वो अगले दिन मुझे लेकर आई थीं और इस तरीके से फिर मेरा एडमिशन हुआ था। तो ये तो मेरा एडमिशन का कैसे हुआ था आपने सवाल किया था, तो ये उसका जवाब है। और अब हम बात करते हैं कि पिछले 3 साल में सलाउद्दीन के अंदर क्या फ़र्क आया। देखें, वक़्त के साथ-साथ चीज़ें चेंज होती हैं और हर इंसान तब्दील होता है और हल्के-हल्के करके तब्दील होता है, हल्के-हल्के करके उसके अंदर तब्दीली आती है। जैसे आज से 3 साल पहले सलाउद्दीन की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बारीक और पतली थी, जैसे लड़कियों जैसी होती है, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भारी है और आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा बदलाव है। तो इस तरीके की चेंजिंग्स हर बच्चे के अंदर आते हैं। लेकिन इतनी तेज़ी से चेंजिंग्स हर किसी के अंदर नहीं आते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ जो मेरी नज़र में है वो कॉन्फिडेंस होता है और उससे उसी की टक्कर की एक चीज़ होती है कि पब्लिक स्पीकिंग का जो आपका डर और खौफ होता है ना कि मतलब लोग मुझे कुछ कह देंगे, लोग मुझे कुछ उल्टा-सीधा सवाल कर लेंगे, तो ये सारे डर खत्म हो गए हैं। इसके अलावा पहले वाले सलाउद्दीन के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी, पब्लिक स्पीकिंग की बहुत ज़्यादा कमी थी और उसे अपने ऊपर ये भरोसा नहीं था कि वो 18 साल की उम्र में अर्निंग करेगा और जो है वो पैसे कमाएगा। सो ये नहीं थी उसके अंदर ये सोच नहीं थी, वो यही समझता था कि यार अभी तो मुझे बहुत पढ़ना है, उसके बाद ही मैं अर्निंग करूँगा या मेरी कहीं पर जॉब लगेगी। लेकिन अब वाले सलाउद्दीन को ये पता है कि वो अभी से ने कमाना शुरू कर दिया है। उसकी एक पोस्ट है, उसकी एक जगह है रेहान फाउंडेशन के अंदर और बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं। मेरा ख़्याल है कि अगर मैं उन सारी तब्दीलियों को यहाँ पे डिस्कवर करने बैठूँगा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा और मेरा ख़्याल है कि आपको और मज़ीद भी सवाल होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं और इतना ही बताना मेरा ख़्याल है कि काफ़ी है। जी, बिल्कुल सलाउद्दीन भाई, आपकी आवाज़ बल्कि आप अभी भी खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक और आपको कामयाब करे, हमारी दुआ आपके साथ ही है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि जो है रेहान स्कूल में आपने इतना टाइम गुज़ारा, उसके बाद आप रेहान कॉलेज में आए। तो रेहान कॉलेज क्या है? रेहान कॉलेज के बारे में हमारे देखने वाले नाज़रीन को आप बताएँ। ओके सो मौलाबख्श रेहान स्कूल के अंदर पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए एक रात ऐसी आई कि सर रेहान की जो है वो सर मोहसिन के पास कॉल आती है कि हम रेहान कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं। सो हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके एक्साइटेड भी थे कि यार अच्छा कॉलेज भी बन रहा है रेहान स्कूल के साथ-साथ। सो उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि हमारे साथ कौन से ऐसे जो है वो पूरे मुल्क से गिने-चुने कोहिनूर आएँगे हमारे पास और जो है वो हमें आके जॉइन करेंगे, हमारे साथ दिल की गहराइयों से हमारे साथ जुड़ेंगे, ना कि किसी मकसद से जुड़ेंगे। सो उस टाइम पे कुछ बहुत अच्छे बच्चे जो कि हमारे साथ आके जुड़े, जिनमें से एक आप भी हैं। सो उस टाइम पे फिर हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई, मतलब कम से कम 1 मंथ हमें एडमिशन्स इतने लेने में लगा कि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो सकें। फिर हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई एंड जो एक्सपीरियंस था रेहान कॉलेज का दैट वाज़ सो अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड अगर आज से तकरीबन 1 साल पहले सोचें तो हम लोग ये इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि एक इतना अच्छा जो है वो हम सिस्टम चला रहे होंगे। हमारे सिस्टम के अंदर हमारे कॉलेज के अंदर बहुत सी चीज़ों की कमी है और बहुत सी चीज़ों की जो है वो नहीं है, लेकिन जो है वो मज़ीद चीज़ें बेहतर होती जाएँगी। जैसे कि पहले मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे कारपेट वगैरह भी नहीं था, पैनाफ्लेक्स वगैरह भी नहीं लगे थे, लेकिन एक नई चीज़ को स्टार्ट करने में अब अगर आप एक दुकान खोलते हैं, तो पहले दिन ही आपकी दुकान ना ही तो चलना शुरू होती है, ना ही तो पूरे तरीके से मुकम्मल होती है। लेकिन हल्के-हल्के करके चीज़ें बेहतर होती जाती हैं और बेहतर से बेहतरीन होती जाती हैं। और सर रेहान का भी यही कहना है कि अभी हम अपना रेहान कॉलेज बना रहे हैं, अगर आपको बहुत सारे सवाल हैं तो आप अभी इसमें नहीं आएँ, आप 2 साल बाद आएँ ताकि आपको जब बच्चे दिख रहे हों कुछ करते हुए, तो भले से आप आ जाएँ। लेकिन एक होता है भरोसा और आप लोग वो बच्चे हैं जो कि सर रेहान पे भरोसा करके यहाँ पर आए हुए हैं कि हाँ, हम सर रेहान के सिस्टम के साथ जुड़ेंगे तो हम कुछ ना कुछ बन जाएँगे। और रेहान कॉलेज क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली रेहान कॉलेज का मकसद ये है और सर रेहान का मकसद ये है कि हम अपने पूरे मुल्क के अंदर ऐसे स्कूल्स बना सकें जो बच्चों को पढ़ने के साथ-साथ कमाना भी सिखाएँ और उसके लिए हमें उन शहरों के वो बच्चे, वो कोहिनूर चाहिए थे,
जो हमारे इस विज़न को, इस मिशन को आगे लेके चले, और वो बच्चे आप लोग हैं। क्योंकि जब आप लोग यहाँ से 4 साल कंप्लीट करेंगे तो ना सिर्फ़ आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, बल्कि आप लोग हुनरमंद भी होंगे। आप लोगों को प्रेशर कंट्रोल करना भी आता होगा, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा, आप लोग पब्लिक डीलिंग भी कर सकोगे। ओवरऑल जितनी भी चीज़ें आप लोग कर सकोगे, क्योंकि आप लोग एक मज़बूत जो है वो एक ऐसी भट्टी से तैयार हो रहे हो जो अ, एक बंदे को मज़ीद मज़बूत से मज़बूत बनाते रहता है। रेहान कॉलेज अपने हर बच्चे को इतना मज़बूत बनाता है और उसके सपोर्ट कहीं पर भी नहीं छोड़ता। भले से आप उसे छोड़ के चले जाओ, वो फिर भी आपको सपोर्ट करता है, वो फिर भी आपको बताता है कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ कुछ नया हो रहा है। एक डाउट जो मैं क्लियर करना चाहूँगा वो ये कि रेहान कॉलेज लीडर्स नहीं बनाता, रेहान कॉलेज जो है वो एजुकेटर्स बनाता है। एजुकेटर्स बनाता है, और वो ऐसे एजुकेटर्स बनाता है जो कि रेहान स्कूल के विज़न को और मिशन को आगे लेके चले और अपने शहर के अंदर, अपने हलके के अंदर रेहान कॉलेज या रेहान स्कूल जैसी ही ब्रांचेज़ खोले, ताकि बच्चे और मज़ीद सीखें, मज़ीद आगे बढ़ें। इसके अलावा रेहान कॉलेज के अंदर हम आपको 18 थ्रेड्स सिखाते हैं, 18 हुनर सिखाते हैं, और उसके अंदर प्लम्बर का काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं। और ताकि उसका फ़ायदा ये होता है कि कल को अगर आपका स्कूल है, आपने कोई स्कूल खोला है या आप कोई काम कर रहे हैं, तो अगर उसके अंदर आपको कोई मसला आता है, तो आपको पता हो कि हाँ यार, इस मसले के सिर्फ़ इतने पैसे लगेंगे। ऐसा ना हो कि कोई बंदा आपको आकर चूना लगा के चले जाए और आपको जो है वो फिर परेशानी। तो बेसिकली ये मकसद है रेहान कॉलेज का, और ये है मेरा रेहान कॉलेज। माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से आपने सलाउद्दीन भाई बताया रेहान कॉलेज के बारे में। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो है आप हमें ये बताइएगा हमारे देखने वाले नाज़रीन को कि जो स्टूडेंट रेहान कॉलेज जॉइन करना चाहता है, उसमें क्या-क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए रेहान कॉलेज जॉइन करने के लिए? और 4 साल के बाद जब वो रेहान कॉलेज छोड़ेगा, तो वो स्टूडेंट कहाँ तक पहुँचेगा? और दूसरी बात, सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, सॉरी। कि सर रेहान अब बोलता है कि हमें लीडर्स पैदा करने हैं, और आप बोल रहे हैं हमें एजुकेटर्स पैदा करने हैं। और लीडर्स में और एजुकेटर में क्या डिफरेंस है, आप ये भी हमें बताइएगा। जी, मौला बख्श, बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने, और सर रेहान से ही सुनने के बाद जो है वो मैंने आप तक ये बात पहुँचाई कि हम जो है वो रेहान स्कूल के अंदर लीडर्स पैदा करते हैं, रेहान कॉलेज में नहीं करते हैं। रेहान कॉलेज में हम एजुकेटर्स बनाते हैं, और बेसिकली इसका पीछे का मकसद ये है कि अ, एक लीडर बनने के लिए आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और आपके अंदर जो है वो बेसिकली मैं इस चीज़ को इस तरीके से डिस्कवर करता हूँ कि एक लीडर बनने के लिए ना आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। और अगर मैं एक छोटी-सी मिसाल दूँ कि अगर कोई ओलंपिक के अंदर हिस्सा लेना चाहता है, तो आप अगर देखें, तो वो अपने 5 साल, 6 साल की उम्र से ही उस चीज़ को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं, उसके वालिदैन उसको, और उसे उसी फ़ील्ड में आगे लेके जाया जाता है। और ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई 18 साल का, 19 साल का लड़का जो है वो ओलंपिक के अंदर हिस्सा ले ले, और बहुत मुश्किल इस चीज़ में होती है कि वो फिर उसको जीत सके, उसको विन कर सके। ठीक है? सो 18 साल की उम्र से हम रेहान कॉलेज के अंदर लड़के लेते हैं, और उन लड़कों को एजुकेटर्स बनाने का या उनको इस काबिल करने का कि वो अपनी फैमिली को चला सकें, 1 लाख रुपए माहाना कमा सकें, उनकी वर्थ इतनी हो कि वे 1 लाख रुपए माहाना कमा सकें। इस चीज़ के लिए उन्हें, मतलब 18 साल की उम्र में वो हमारे पास इसलिए आते हैं ताकि वो कमा सकें। अब अगर हम उन्हें लीडर्स बनाएँगे तो वो कितना आगे जाके लीडर्स बनेंगे, जबकि जो है वो हम कह सकते हैं कि अच्छा सलाउद्दीन भाई, सॉरी, इंटरनेट वजह की वजह से जो है वो हमारा इंटरव्यू थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया। तो जी आप। मैं अपना आंसर कंप्लीट करना चाहूँगा प्लीज़, अपना आंसर कंप्लीट करना चाहूँगा। जी सो बिल्कुल बिल्कुल। 18 साल की जो उम्र होती है, उसके बाद इंसान के ऊपर बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अच्छी जॉब चाहिए होती है, जिससे वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सके, और जो है वो फिर शादी कर सके, फिर उसके बच्चे हों। तो इस चीज़ के लिए सर रेहान ने जो है वो रेहान कॉलेज के अंदर
लीडर्स बनाने का जो पैगाम है, या लीडर्स बनाने की जो मतलब जो हम कहते हैं अपने एडमिशन क्राइटेरिया में कि हम लीडर्स बनाते हैं, तो इसीलिए मना किया गया है कि हम एजुकेटर्स बनाते हैं, जो कि मुल्क के मसलों को हल करेंगे, स्कूलिंग सिस्टम को ठीक करेंगे। एजुकेटर्स बनाते हैं, हम लीडर्स नहीं बनाते। जबकि रेहान स्कूल में हम लीडर्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें अपने वालिदैन को जो है वो मतलब सपोर्ट करना होता है, लेकिन काफ़ी आगे जाके करना होता है, क्योंकि उनकी उम्र ही 9 साल होती है, 10 साल होती है। तो उनके पास 8 साल और मज़ीद होते हैं कि वो 8 साल जो है वो लगा सकें, 8 साल एक चीज़ को दे सकें। लेकिन जो हमारे 18 साल की उम्र के रेहान कॉलेज के लड़के होते हैं, 18-20 साल की उम्र के, उनके पास टाइम कम होता है, उनको 10 चीज़ें देखनी होती हैं, क्योंकि वो अब बड़े हो चुके होते हैं, उनका टाइम होता है कि वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें। सो दैट्स व्हाई कि रेहान कॉलेज जो है वो एजुकेटर्स बनाता है, नॉट कि जो है अ, वो लीडर्स बनाता है, क्योंकि लीडर्स के पास टाइम होना बहुत ज़रूरी है, और कि उनके पास टाइम हो, वो चीज़ों को देखें। लेकिन कॉलेज के अंदर बच्चे वही आते हैं जिन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है जल्द से। अच्छा, ज़बरदस्त सलाउद्दीन भाई, आपने एक अच्छे अंदाज़ से समझाया लीडर्स में और ये उनके बारे में। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि एक अच्छे लीडर्स की क्या निशानियाँ होनी चाहिए, और एक अच्छे एजुकेटर की क्या निशानियाँ होनी चाहिए? और मैं दूसरा सवाल मेरा यही आपसे होगा कि जो आपके जो बोल रहे हैं 4 साल के बाद वो जो आपका कॉलेज का स्टूडेंट होगा वो 1 लाख रुपए माहाना कमाएगा। क्या क्योंकि जो हमारे देखने वाले ना लोग होते हैं, जो हमारी ऑडियंस होती है, उनको काफ़ी सवालों के जो 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 होते हैं उनके ज़हन में कि ये सवाल होना चाहिए, ये कन्फ्यूज़न होती है। तो क्या मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि जो 1 लाख रुपए वो माहाना कमाएँगे, तो वो आप 4 साल के बाद कमाएँगे या उनके बीच में कमाएँगे? और थोड़ा-सा इसके बारे में हमें बताइएगा। ओके, सो Maulavash अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो सबसे पहले मैं आपके पहले वाले सवाल का जवाब दूँगा कि एक अच्छा लीडर कैसा होता है और एक अच्छा एजुकेटर कैसा होता है। एक अच्छा लीडर वो होता है, अगर हम लीडर की बात करें, तो एक अच्छा लीडर वो होता है जो कौम के मसले को ना अपना मसला समझे। जो जो हमारे कौम की परेशानियाँ हैं, जो हमारे लोगों की परेशानियाँ हैं, वो उसे अपनी परेशानी समझे। दरअसल मसला ये है कि जो एक लीडर होता है ना, वो पैसा आ जाने के बाद, आसाइशें देखने के बाद ऐसा हो जाता है जैसे उसने कभी अपनी ज़िंदगी में परेशानियाँ देखी ही ना हो, और वो बस पैसे की धुन में इतना ज़्यादा मगन हो जाता है कि वो हमारे मतलब जो लोग होते हैं, जो उनके मसले होते हैं, उन्हें बिल्कुल ही भूल जाता है। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं एक मिलियनेयर हूँ और मेरे घर में चारों तरफ मेरे नौकर भाग रहे हैं, चारों तरफ जो है वो लोग भाग रहे हैं, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो मैं उस गरीब की जिसके घर के अंदर, जिसकी झोंपड़ी के अंदर आज खाना नहीं बना है, तो मैं उसकी तकलीफ़ को महसूस नहीं कर सकता, जब तक कि वो खुद वो चीज़ मेरे ऊपर नहीं आती है। तो इसीलिए जो है वो एक अच्छा लीडर वो होता है जो कौम की जो परेशानियाँ हैं, कि कौम के पास बिजली नहीं है, कौम के पास गैस नहीं है, कौम के पास जो है वो आसाइशें तो नहीं कहेंगे, कौम के पास जो है वो चीज़ें नहीं हैं सही, जैसे कि अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, और जो है वो अ, अगर किसी गरीब की फसल पककर तैयार होती है, तो उसे वो पैसे नहीं दिए जाते हैं जो वाक़ई में उसका हक होता है। सो ये चीज़ें नहीं होती हैं और हमारे लीडर्स इस कमी को महसूस भी नहीं करते हैं। सो आपका जैसे कि सवाल था कि एक अच्छा लीडर कौन होता है, तो मेरी नज़र में एक अच्छा लीडर वो होता है, जो कौम के दर्द को अपना दर्द समझे और फिर उस मसले को हल करे। तो एक अच्छा लीडर वो होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि उस लीडर के पास जो है वो अ, एक अच्छी जो है वो पोस्ट हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मतलब किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। किसी जो है वो किसी हलके के चेयरमैन नहीं हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, लेकिन वो स उनसे भी बड़े-बड़े काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे सामने ही हैं, ईदी साहब हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो कि ऐसे भी काम कर रहे हैं, जो कि हमारे लीडर्स भी आज तक के नहीं कर पा रहे हैं। सो बेसिकली सर रेहान का मकसद भी लीडर्स बनाने का इसीलिए है
कि हमारे मुल्क के अंदर लीडर्स जो है वो बाय चांस बनते हैं। जैसे 1000 लोगों में से कोई एक बन गया या 10,000 लोगों में से कोई एक बन गया। तो ये सर रेहान का ये मकसद है कि ऐसा क्यों नहीं है कि हम एक ऐसा स्कूल बनाएँ जो लीडर्स ही बनाए, ताकि हमारे मुल्क के अंदर लीडर्स बाय चांस पैदा नहीं हों, और जो है वो पैदा ही पैदा हों कि हर बंदा लीडर, हर बंदे को मसला हल करना आता हो। तो मेरा ख़्याल है कि मेरा मुल्क बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा। एक अच्छा एजुकेटर वो होता है आजकल के ज़माने में जो एजुकेशन को अच्छे तरीके से जानता हो और एजुकेशन को अच्छे तरीके से उसे पता हो कि हाँ भाई वाक़ई में एजुकेशन का दौर क्या है, ना कि वो एजुकेटर जिसे पता हो कि मेरा बच्चा 10 साल, 12 साल यहाँ पे ज़ाया करने के बाद भी आगे जाके कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो अपनी जेब भरने के लिए जो है वो बच्चों को पढ़ा रहा हो, बच्चों को क्लासेस दिलवा रहा हो, तो मेरा ख़्याल है कि वो एक अच्छा एजुकेटर नहीं है। उससे बेहतर एजुकेटर वो है जो बच्चों को तालीम दे रहा है और अच्छी तालीम दे रहा है। भले से वो ट्रेडिशनल एजुकेशन भी दे रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ वो उसे बता रहा है कि आने वाला दौर कौन-सा है, और एआई सिखा रहा है, उसे कंप्यूटर लैब में वाक़ई में लेके वो बच्चों को जाता है, वहाँ पर उन्हें सिखाता है, ना कि ये कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सैटरडे के दिन सिर्फ़ 2 घंटे के लिए बच्चे को कंप्यूटर लैब में लेकर जाए और वहाँ पर उसको विंडोज़ का बता दे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का बता दे और जो है वो उसे वर्ड और एक्सेल चलाना सिखा दे। सो एक अच्छा एजुकेटर वो ये होता है। और दूसरा ये कि 1 लाख रुपए कैसे कमाएँगे? सो मौला बख्श, इंशाल्लाह जब आप लोग यहाँ से 4 साल के बाद फ्री होंगे, सो आप लोगों की वर्थ 1 लाख रुपए इस तरीके से होगी कि आप लोग अगर कहीं पर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले तो फाउंडेशन की कोशिश यही होगी कि इतने अच्छे हीरे, इतने अच्छे कोहिनूर जब फाउंडेशन ने तैयार किए हैं, तो वो अपने बच्चों को, अपने हीरों को किसी और को ना दे, वो अपने ही पास उन्हें रख ले और अपने ही पास उन्हें जॉब देकर जो है वो अ, अपने फाउंडेशन को, अपने मकसद को और मज़ीद आगे लेके जाए। सो इसके बाद भी अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो उसकी वर्थ मार्केट प्लेस में इतनी होगी कि वो कहीं पर भी जाकर अगर जॉब करता है या कहीं पर भी जाके वो जॉइन करता है तो उसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपीज़ होगी, क्योंकि उसके पास ना सिर्फ जो है वो स्किल्स होंगी, बल्कि उसके पास जो है वो पब्लिक मतलब वो समझ लें एक तरीके से मल्टी टैलेंटेड बंदा बन चुका होगा, उसको हर किस्म का हुनर आता होगा। अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त सलाउद्दीन भाई ने आपने एक अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से हमें गाइड किया, समझाया लीडर्स वर्सेस एजुकेटर्स और रेयान कॉलेज के बारे में। तो अब सलाउद्दीन भाई, अब आपकी थोड़ी-सी आपके जर्नी के बारे में भी जानेंगे, आपकी लाइफ के ऊपर भी जानेंगे। तो सलाउद्दीन भाई का जो सबसे जो फ़ेवरेट लीडर है वो कौन-सा है? अच्छा, मेरा सबसे फ़ेवरेट लीडर मैंने आपको पहले ही बताया कि लीडर वो नहीं होता है जो किसी जगह का चेयरमैन हो या प्राइम मिनिस्टर हो, ज़रूरी नहीं है कि इंसान उसी को लीडर कहे। लेकिन मेरा लीडर जो है वो मेरे मेंटोर सर रेहान अल्लाहवाला ही हैं, क्योंकि वो मुल्क के मसले को वाक़ई में अपना मसला समझते हैं। सो दैट्स व्हाई कि वही मेरे लीडर हैं और वही मेरे मेंटर। अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त, एक अच्छी बात, फरजान अल्लाह वाला सबके लीडर्स और मेंटोर ही हैं, अल्लाह ताला उनको खुश करे। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जैसे आप यूट्यूब वाला हैं, जो जिसका नाम है वो उसी तरीके से अर्निंग कर पाएगा, जहाँ उसी वजह से जो है 1 लाख लोगों की जो है हेल्प कर पाएगा। तो आप यूट्यूब वाला हैं, आपको रेहान स्कूल में जो है वो 3 साल हो गए हैं, आई थिंक साढ़े 3 साल, लेवल 2 के आप स्टूडेंट हैं। तो अभी तक आपने रेयान स्कूल में जो है कितनी अर्निंग करी है, या यूट्यूब की जो तरफ से यूट्यूब के आप कितनी अर्निंग आपने की है? जी, सो मौला बख्श, अभी अगर मेरी पर मंथ की जो अर्निंग है उसकी बात की जाए तो वो कितनी है, 56,000 है। और जो है वो अगर वैसे बात करी जाए कि उसके अलावा मैंने अभी तक की कितनी अर्निंग कर चुकी है, तो 500 डॉलर से जो है वो प्लस कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एक छोटी-सी एजेंसी रन कर चुका हूँ वीडियो एडिटिंग की, जिसके अंदर मैं क्लाइंट से चीज़ें समझता था
कि उसे क्या चाहिए, उसके बाद जो है वो मैं उन्हें आगे लोगों में प्रोवाइड करता था और वो फिर मुझे एडिट करके देते थे, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास कोई हैवी सॉफ्टवेयर हैवी जो है वो कंप्यूटर नहीं था, जिसकी वजह से मैं एडिट नहीं कर पाता था। तो मैंने ये फैसला किया था कि मैं परसेंट के ऊपर काम करता हूँ, अपनी एक छोटी-सी टीम बनाता हूँ जो जिसमें हम परसेंट पर काम करेंगे। सो इसके अलावा जो है वो बहुत अच्छी चली हम फिर ऐसा हुआ कि मेरी इंटर्नशिप यहाँ पे टाइमिंग बढ़ गई और उसके बाद मुझे के साथ है और मुझे इस काम को करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी 1 लाख लोगों की प्रॉब्लम को हल करने में कि वो यूट्यूब से 1 लाख कमाएँ। क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर कमाते भी हैं और अगर हम बात करें ऐसे जगहों की या ऐसी हलकों की जहाँ पर लोगों को इस बारे में नहीं पता, तो ये शायद हमारी भूल है कि लोगों को इस बारे में नहीं पता और सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के अंदर वहाँ पर ही लोग बैठ के अर्निंग कर रहे हैं इस चीज़ से। वो किसी भी चीज़ से स्टार्ट कर लेते हैं, उनकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे कि वो किसी भी स्टार्ट कर लेते हैं बल्कि उसी को यूट्यूब पर लेकर आके अपना चैनल भी मोनेटाइज़ करवा लेते हैं। मैं एक छोटी-सी मिसाल दूँगा, वो एक पानी खींचने वाला ना जनरेटर आता है जो खेतों में पानी लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर जो है ना वो लोग वहाँ के लोग टायर लगाकर और उसे ना बाहर निकाल के और वो स्पीड से ऊपर उड़ रहा है टायर, तो वो उसपे उन्होंने चैनल बना लिया, वो मोनेटाइज़ भी हो गया और वही रील्स वो डाल रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं। अब वो टिकटॉक पर भी ऐसे ही कर रहे हैं और वो इतना वायरल हुआ कि अमेरिका के भी एक फ़ेमस यूट्यूबर हैं, तो उन्होंने भी वो ट्राई करा। सो मतलब वो किसी भी चीज़ से स्टार्ट कर लेते हैं और अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बस थोड़ा-सा मुझे टाइम लगेगा और उसके बाद मेरे जो 1 लाख लोग हैं वो कंप्लीट हो जाएँगे। अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त सलाउद्दीन भाई, आपने जो है वो बताया, फिर आपने सीखने का जो है वो तरीक़ेकार बताया। देखें आजकल जो दौर चल रहा है बिल्कुल एआई का दौर चल रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है कि जो लोग सीख नहीं पाते या जो लोग टेक्नोलॉजी वग़ैरह सीख सकते हैं और उनके पास जो है वो वसाइल नहीं है और वो जो है किसी देही इलाकों में या उनके पास कुछ फ़ाइनेंशियल इश्यू है, तो वो कैसे एआई सीख सकते हैं? कैसे अपना जो है वो कोर्स वग़ैरह कोई कुछ करके जो है आगे बढ़ सकते हैं? ओके थैंक यू मौला बख्श। दोबारा से क्या आपने उन लोगों के बारे में सोचा जो कि गाँव में रहते हैं, जो कि देहातों में रहते हैं और उनके पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं हैं? देखें वसाइल ना होना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन वसाइल ना होने को अपनी कमज़ोरी बना लेना, ये एक अलग चीज़ होती है। और जो है वो इसी के साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं, उनके पास मोबाइल भी होते हैं, वो उन्हें यूज़ भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनका सही यूज़ नहीं कर रहे होते। सर रेहान जो अभी आप लोगों को सेशंस देते हैं, वो ही वही चीज़ें उनकी यूट्यूब पर भी अपलोड होती हैं, वही चीज़ें उनकी फ़ेसबुक पर भी अपलोड होती हैं, तो लोग वो क्यों नहीं देखते? बेसिकली हमारे लोगों का भी यहाँ पर कुछ न कुछ गलती है कि वो सीखना नहीं चाहते, उन्होंने अपने वसाइल ना होने को अपनी मजबूरी बना लिया है। सो अगर वो चाहें तो वो जाकर यूट्यूब से फ्री वाले कोर्सेज़ कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। और दूसरा ये कि अगर वो ऐसा भी नहीं कर सकते, तो वो रेहान कॉलेज के अंदर आ जाएँ, रेहान स्कूल रेज़िडेंशियल में आ जाएँ, मोस्ट वेलकम। हम उन्हें फ्री में पढ़ाएँगे, हम उन्हें स्कॉलरशिप भी देंगे। अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त सलाउद्दीन भाई, आपने एक सही तरीके से, एक सही अंदाज़ से जो है वो गाइड किया लोगों के बारे में। अच्छा, आप जो हैं अब आपसे मैं जो है लास्ट क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, आपसे अपना लास्ट क्वेश्चन ये पूछूँगा कि जो लोग रेहान कॉलेज जॉइन करना चाह रहे हैं, रेहान कॉलेज जॉइन करने का सोच रहे हैं या जो बैठ के जो है टाइम अपना ज़ाया कर रहे हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं उनको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि इससे बेहतर मौका फिर आपको नहीं मिलेगा रेहान कॉलेज में आने का। फिर आपको पैसे दे के आना पड़ेगा, तो मेरा ख़्याल है कि वो आपको अच्छा नहीं लगेगा या अच्छा लगेगा, जो भी लगेगा। लेकिन ये है कि अभी हम लोग स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन अपना एडमिशन करवा सकते हैं। फाइल्स बनने के बाद, अप्रूव होने के बाद अगर वो अप्रूव हो जाती हैं, तो आपको स्कॉलरशिप दे दी जाएगी।
तो और फिर आप मज़े से यहाँ पे 4 साल तक रह सकते हैं। ना आपको बिजली का बिल, ना गैस का बिल, ना आपको जो है वो रिहाइश का बिल, ना खाने का बिल, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ़ आपको आना पड़ेगा। सो यही पैगाम है कि आप लोग अगर आना चाहते हैं तो आ जाएँ। हम लोग यहाँ पर आपका वेलकम करने के लिए बैठे हैं। अच्छा सलाउद्दीन भाई, मेरा तो यही लास्ट सवाल था, लेकिन आपकी स्कॉलरशिप ने आपने बताया तो मुझे एक सवाल आप ज़हन में आ गया, मैंने बोला आपसे पूछ ही लूँ। अच्छा, जैसे आपने बोला स्कॉलरशिप, तो जो है स्कॉलरशिप आपके पास जो है किस किस्म की होती है? स्कॉलरशिप जो है, और जो ये जो कॉलेज है, क्या है कि स्कॉलरशिप जो है कोई बच्चा जो है कोई बोलना चाहता है कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, लेकिन जो है वो जैसे कि स्कॉलरशिप एक होती है सदक़े और ज़कात के पैसों से जो है फंड रेज़िंग होती है, लोग पैसे देते हैं, तो वो स्कॉलरशिप उसकी तरफ से स्पॉन्सरशिप करते हैं, तो वो स्कॉलरशिप हो जाती है। तो क्या ये स्कॉलरशिप किस तरह है, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके, सो बेसिकली मौला बख्श, स्कॉलरशिप्स हमारे यहाँ ऐसे दी जाती हैं कि जैसे कि मेरे पास पैसे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी 2 बच्चों की सारी जो तालीमी अखराजात हैं, सारे जो उसके खाने-पीने का खर्चा है वो उठा लूँ। मुझे अल्लाह ताला ने इतने पैसे दिए हैं, तो मैं सर रेहान से कॉन्टैक्ट करता हूँ और सर रेहान को बोलता हूँ कि सर रेहान मेरी तरफ से 2 बच्चे पढ़ा लें, तो समझिए कि 2 स्कॉलरशिप्स आ गई। तो इस तरीके से हमारे स्कॉलरशिप्स का क्राइटेरिया चलता है। अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त सलाउद्दीन भाई, बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा, आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को कोई एडवाइस देना चाहेंगे लास्ट में? नहीं, मैंने बहुत सारी एडवाइस दे दी इसमें, बस आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। थैंक यू सो मच सलाउद्दीन भाई, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के जो है हमारे साथ शेयर किया रेहान कॉलेज के बारे में, रेहान स्कूल के बारे में, अपने बारे में। तो नाज़रीन, ये थे हमारे सलाउद्दीन भाई, जिन लोगों ने हमें बताया। थैंक यू सो मच नाज़रीन, मिलते हैं एक और एपिसोड में एक और स्पेशल गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद।